एवरीवन, वेलकम टू पीएमएस नॉलेज प्लस। तो देखिए बच्चों, आज की वीडियो में हम हमारी जो वीडियो पढ़ रहे थे लास्ट सेशन में हमने क्या कवर किया था। हमने कवर किया था मोशंस ऑफ द अर्थ या फिर मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। अब करने जा रहे हैं इसका नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट हम इसका कवर आज की इस वीडियो में कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, अब जो पोल्स है ना उसके पास वाला जो भी एरिया होता है वहाँ पर जो सन की रेज आती है ना वो बिल्कुल सीधी नहीं आती, मतलब स्लैंटिंग आती है। इसका क्या मतलब हुआ, टेढ़ी आती है। ठीक है, इसलिए वहाँ पर क्या होता है, गर्मी कम होती है और ठंड ज़्यादा होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने तो हमें पोल्स इक्वेटर का एरिया ज़्यादा अच्छे से नहीं बताया, तो हम कैसे इमेजिन करें। तो मैं आपको बता देती हूँ इस वीडियो में बच्चों। देखिए, ये मैंने ग्लोब बना लिया और ये जो बीच में से जो लाइन पास आउट हो रही है, 2 मिनट, इसमें बीच में से नहीं बनी, ये मैंने ग्लोब बना लिया। ठीक है, वेट रेड कलर कर लेते हैं अपने। ठीक है, ग्लोब बना लिया। अब जब ये ग्लोब बना लिया तो जो बीच में से जो लाइन पास आउट हो रही है इसको तो बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। और जो ये ऊपर वाली होती है, ठीक है, ये जो ऊपर वाले पोल्स हैं इनको क्या बोलते हैं, पोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल्स। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये हमारा ग्लोब है। ये वाला पार्ट होता है बच्चों नॉर्थ पोल और ये वाला जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, साउथ पोल। और जो बीच में से जो लाइन पास होती है वो क्या है, इक्वेटर। तो देखिए, हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि पोल्स पे क्या होता है, ठंड होती है और इक्वेटर पे क्या होती है, गर्मी होती है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ते जाएंगे तो जो ठंड है वो होना स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे जैसे हम पोल से इक्वेटर की तरफ आते जाएंगे तो गर्मी होना स्टार्ट हो जाएगी। अब मैंने आपको ये बताया बच्चों कि जो पोल्स हैं, ठीक है, जो हमारे पोल्स हैं उन पे जो एरिया है, यानी कि हमने ये ग्लोब बना लिया था। ठीक है, तो जो ये पोल्स हैं इन पे जो सन की रेज है वो डायरेक्टली नहीं आती। वो क्या आती है, वो इस टाइप से स्लैंटिंग आती है। ठीक है, तिरछी आती है, टेढ़ी आती है। इसी तिरछेपन के कारण क्या होता है, पोल्स पर जो है ठंड होती है, गर्मी नहीं होती। और इस समय पर आर्कटिक सर्कल वाला जो एरिया होता है उसमें पूरे 6 महीने के लिए डे लाइट रहती है। ठीक है, देखिए मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारा ग्लोब हो गया, बीच में है इक्वेटर, उसके नीचे जो लाइन आती है बच्चों वो आती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसके ऊपर वाली जो लाइन होती है वो होती है बच्चों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और बिल्कुल जो टॉप पे पोल्स के नीचे, एक बार हम थोड़ा ढंग से इसको क्या है बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके। ये हमारा ग्लोब हो गया। ठीक है, तो बीच में से जो लाइन पास हो रही है इसको तो बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, अब इक्वेटर क्या करती है, वर्ल्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। ऊपर वाला पार्ट तो हो जाता है बच्चों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला पार्ट हो जाता है साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब एक बार ग्लोब मैंने फिर से बना लिया, ये हमारा इक्वेटर हो गया। ठीक है, इक्वेटर के जस्ट ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और इक्वेटर के नीचे जस्ट क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर क्या है बच्चों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अबव में है क्या है, तो उसके ऊपर है आर्कटिक सर्कल। क्या है, आर्कटिक सर्कल। और इक्वेटर के नीचे हमने बात करी थी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे क्या है, अंटार्कटिक सर्कल। क्या है बच्चों, अंटार्कटिक सर्कल। तो ये वाला पोर्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब देखिए, मैंने आपको बताया कि इस समय पर जो आर्कटिक सर्कल वाला एरिया होता है उसमें पूरे 6 महीने के लिए डे लाइट रहती है। तो इस टाइम पे क्या होता है बच्चों, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा टाइम के लिए दिन होता है और गर्मी का मौसम रहता है। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं इस टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, जो दिन होते हैं वो क्या होता है, लंबे होते हैं। और वहाँ पर कौन सा मौसम चल रहा होता है, जो मौसम एट प्रेजेंट हमारे यहाँ पे है वो कौन सा मौसम है, वो है समर। गर्मी, कितनी गर्मी हो रही है ना बच्चों, इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो 21 जून होता है, 21 जून जो होता है वो क्या होता है बच्चा,
सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। यहाँ पर मैं आपको शो भी कर देती हूँ 21 जून। तो ये देखिए 21 जून वाला जो टाइम है, 21 जून है, उस दिन सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी क्या होती है, रात होती है। और बिल्कुल इसी टाइम पे जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे गर्मी रहती है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में इसका क्या होता है बच्चों, अपोजिट होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। और वहाँ पे जो रातें हैं वो लंबी रहती हैं और जो दिन हैं वो छोटे रहते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर दिन बड़ा है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, दिन छोटा होगा, मतलब अपोजिट चलते हैं नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब देखिए तो हमने ये जो डे समर हमने क्या पढ़ा, हमने डेज़ के बारे में पढ़ा, हमने समर सोलिस्टिस के बारे में पढ़ा, हमने विंटर सोलिस्टिस के बारे में पढ़ा, हमने इक्विनॉक्स पढ़ा। ठीक है, तो ये हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के रेफरेंस में पढ़ा हुआ है। इसलिए 21 जून को जब सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है, इसको हम समर टाइम पे, समर होती है मतलब इस टाइम पे, मतलब क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, समर सोलिस्टिस बोलते हैं। 21 जून को हमने देखा ना कि दिन क्या होता है, बड़ा होता है, रात छोटी होती है। तो इस वाले को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल देंगे बच्चों समर सोलिस्टिस। क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे समर सोलिस्टिस। क्या बोल देंगे, समर सोलिस्टिस बोल देंगे। ठीक है, अब क्या है, अब हमारे पास है कि क्योंकि अब इसको समर सोलिस्टिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम पे क्या होता है, समर होती है। अब 22 दिसंबर यानी कि 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो रिसीव करती है सन से डायरेक्ट रेस। तो जो साउदर्न पोल जो होता है उस पर पूरे 6 महीने के लिए दिन होगा, मगर 22 दिन, ठीक है, 22 दिसंबर को हम क्या बोलते हैं, 22 दिसंबर को हम बोलते हैं बच्चों विंटर सोलिस्टिस। ये आ गया 22 दिसंबर, इसको हम क्या बोल देंगे, विंटर सोलिस्टिस बोल देंगे। तो 21, इतना आपको समझ आ गया कि 22 दिसंबर को हम विंटर सोलिस्टिस बोलते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो सूरज होता है बिल्कुल क्या होता है, साउदर्न पोल के ऊपर। यहाँ पर आपको दिखाया भी होगा, मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको बताने की कोशिश करती हूँ। देखिए ये हो गया ऑन 22 दिसंबर, यहाँ लिखा हुआ है ऑन 22 दिसंबर। देखिए आप ये मत समझ लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 22 दिसंबर को मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाता है, 6 महीने के लिए दिन हो जाता है। ये बात नहीं कह रही, दिन होता है, रात भी होती है। ठीक है, ये तो हमारा समय का चक्कर है, दिन होगा फिर रात होगी, उसके बाद फिर से दिन होगा। तो आपको ये नहीं समझ लेना है कि 6 महीने के लिए दिन हो गया। इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ऑन 22 दिसंबर जो साउथ पोल है वो क्या है, टिल्टेड होता है, किसकी तरफ, सन की तरफ, यानी कि झुकाव होता है साउथ पोल का सन की तरफ। ठीक है, एंड मतलब सन क्या होता है, टिल्टेड होता है साउथ पोल की तरफ। और जो सन रेज है वो क्या हो रही है, डायरेक्टली टॉपिक ऑफ कैंसर पे जा रही हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो पोजीशन होती है अर्थ की, हम उसको बोल देते हैं विंटर सोलिस्टिस। ठीक है, गर्मी का मौसम हम बोल सकते हैं कि आ गया है। ठीक है, तो 21 अब बात आ जाती है 21 मार्च की और 23 सितंबर की। जो सन की डायरेक्ट रेस पड़ती हैं वो पड़ती हैं इक्वेटर के ऊपर। तो उससे क्या होगा बच्चों कि सन की रेस डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ रही हैं, तो इससे हमें क्या, इससे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो दिन और रात तब होगा वो क्या होंगे, बिल्कुल बराबर होते हैं। ठीक है, जिसमें अब जो दिन होगी वो रात के बिल्कुल बराबर होगा, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। जो 21 मार्च और 23 सितंबर को तो हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि सन की जो रेज़ हैं वो क्या पड़ रही होती हैं, वो डायरेक्टली फॉल कर रही होती हैं। ठीक है, कहाँ पर, इक्वेटर पर। तो वो क्या हो जाता है, दिन। ठीक है, दिन और रात क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। हमारे 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या बोल देते हैं, इसलिए हम इक्विनॉक्स बोल देते हैं। 21 मार्च को क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो स्प्रिंग हो रहा होता है। ठीक है, स्प्रिंग सीज़न होता है ना, हम सीजन्स पढ़ते हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम। तो उसी का जो 21 मार्च है तब जो कौन सा सीज़न होता है, स्प्रिंग सीज़न होता है। और साउदर्न हेमिस्फीयर में 21 मार्च को क्या होता है, ऑटम का सीज़न होता है। यही मैंने आपको पहले भी समझाया कि जो साउदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक दूसरे से क्या चलेंगे, अपोजिट चलेंगे। अगर साउदर्न हेमिस्फीयर
हेमिस्फीयर में दिन बड़ा है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन छोटा होगा, ठीक है। इसका वाइस वर्सा यानी कि अपोजिट जो है हम कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो ये जो हमारा चैप्टर था बच्चों, चैप्टर नंबर 3 जियोग्राफी का मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ ख़त्म होता है। कल जो है मैं आपको इसकी क्वेश्चन आंसर की PDF सेंड कर दूंगी, उसे अपनी नोटबुक्स में करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट डे फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।